दोस्तों अगर आप भी देने वाले हैं केमिस्ट्री का पेपर तो आज के इस वीडियो में आपको बताएंगे केमिस्ट्री के संपूर्ण किताब के मोस्ट इंपॉर्टेंट नियमों को और कुछ परिभाषाओं को। जैसे कि आपके बोर्ड एग्जाम में इनमें से एक प्रश्न हर एक सेट में पूछा ही जाता है, यानी 1 से 2 प्रश्न आपके हर एक पेपर के सेट में पूछे जाएंगे। जैसे हम लोग बिलियन चैप्टर से अगर स्टार्टिंग करें तो यहाँ से सबसे पहला जो नियम आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है वो है हेनरी का नियम। इसी तरीके से और भी नियम है, तो एक एक करके आप लोग इस वीडियो में पूरा देखिए और मैं आपको हर एक नियम को बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझाने वाला हूं। तो ये क्लास आपके लिए काफी क्या है इंपॉर्टेंट रहने वाला। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात देखो, यहां पर हेनरी का नियम होता क्या है और इस नियम के अनुसार हम लोग क्या सीखते हैं। यानी कि अगर आपको पता है कि भाई कोई भी नियम हो या कोई भी टॉपिक होता है तो उससे हमें कुछ सीखने को मिलता है। कोई वैज्ञानिक अगर किसी नियम को बना रहा है तो उसके पीछे कोई रीजन होता है, ठीक है। तो यहाँ पर इस नियम होता क्या है, जो हेनरी का नियम है, पहले ही चैप्टर से बिलियन वाले। तो यहाँ पर आपको द्रव में गैस की विलेयता को दर्शाया जाता है, ठीक है। तो जैसे कि परिभाषा को देखोगे और थोड़ा सा चीजें क्लियर होंगी तो इस वीडियो में पूरा देखेंगे। इसके नियम की सीमाएं, मतलब कहां कहां पर यह नियम लागू होता है, यह भी पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में। तो देखो, स्थिर ताप पर किसी विलायक के निश्चित आयतन में विलेय गैस का द्रव्यमान गैस के दाब के समानुपाती होता है जिसके साथ वह विलायक साम्यावस्था में है। यानी इसका मतलब भाई यहां पर यह बोल रहा है कि स्थिर ताप पर, यानी कि जो टेम्परेचर रहेगा वो स्थिर रहेगा। कैसा रहेगा टेम्परेचर भैया? स्थिर रहेगा। थोड़ा सा देखने का प्रयास करेंगे हम। यहां पर मान लीजिए आपके पास कोई एक क्या है पात्र है इस तरीके से, ठीक है। अब इस पात्र में आपका यहां पर भरा हुआ है बिलियन इसमें विलयन में क्या क्या होते हैं? आपका विलायक और विलेय, दो आपके यहां पर घटक रहते हैं। एक आपका यहां पर विलायक रहेगा और एक आपका विलेय रहेगा, ठीक है। तो मान लीजिए कि आप विलायक के रूप में यहां पर द्रव है और विलेय आप इसमें क्या कर रहे हैं, तो गैस विलेय कर रहे हैं, ठीक है भाई। आपका हेनरी का नियम यही ना कहता है कि आप लोग इस द्रव में गैस को जो मिला रहे हैं, जो भी गैस मतलब इसमें आप इस आयतन में मिला रहे हैं, अब इसका जो आपका यहाँ पर ताप है, कह रहा है कि स्थिर होना चाहिए, है ना। इस नियम में यही बोला कि स्थिर ताप पर किसी विलायक, जो आपका ये विलायक यहाँ पर भरा हुआ है, मान लीजिए कोई द्रव होगा, तो यहाँ पर आपको इस विलायक का आयतन जो है निश्चित रखना है। और इसमें आप जब गैस को मिलाएंगे, ठीक है, इस विलयन में तो विलायक में, तो कह रहा है कि जो विलेय गैस का जो द्रव्यमान होगा गैस के दाब के, यानी आपको इसमें गैस मिलाने के टाइम पर इसमें ऊपर से पिस्टन से एक दाब भी लगाना है, ठीक है। क्या लगाना है? प्रेशर, यहां से ऊपर से। तो आपको जब इसमें गैस को मिलाओगे इसमें और ऊपर से दाब लगाओगे तो ये गैस इसमें कितनी घुलित होती है, कितनी मिलती है इस द्रव में, वो आपका ये नियम बताता है। तो द्रव्यमान गैस के दाब के कह रहा है समानुपाती होता है जिसके साथ वह विलायक में साम्यावस्था में है। तो उम्मीद है आप लोग डायग्राम को थोड़ा क्लियर कर लिए होंगे। अब देखो, इसके बाद यहां से इतना करने के बाद एक पॉइंट बताया गया है कि यदि किसी विलायक के इकाई आयतन में विलेय गैस की मात्रा m तथा साम्य दाब अगर P है तो इस नियम के अकॉर्डिंग जो ये नियम कहता है इसमें यही बताया जाता है कि m जो होगा आपका, यानी कि गैस का जो यहाँ पर मात्रा है, वो दाब, जो भी दाब लगाया गया है उस पिस्टन के थ्रू, उसके क्या रहेगा? समानुपाती रहेगा, ठीक है। यहाँ पर बोला ना समानुपाती, तो m समानुपाती किसके रहेगा? P के, यानी कि जो आपका इसमें यहाँ पर साम्य दाब यानी कि जो प्रेशर लगाया गया है, ठीक है। अब ये आपका इस प्रकार से एक समीकरण बना। इसी को आप यहाँ पर जैसे कि समानुपाती नियतांक को जब हटाओगे तो यहाँ पर आप जोड़ सकते हो m इक्वल टू, जब यहाँ पर करोगे तो KH कर सकते हो और P कर दोगे। जहां ये जो KH आया ये क्या है भैया? तो KH आपका हेनरी नियतांक होता है। आपको साइड में बता देता हूं KH क्या है भाई, ये आपका हेनरी नियतांक है, ठीक है, समझ लेना, हेनरी नियतांक होता है KH। अब इस प्रकार से ये पूरा नियम है। इसके बाद इस नियम की सीमाएं, मतलब ये नियम कहां कहां पर लागू होगा, हमने ये चीजें समझाया आपको, बताया आपको अच्छे तरीके से। तो देखो ये नियम लागू कहां पर होता है, इसकी 3 सीमाएं हैं, अच्छे से याद कर लेना, 2 नंबर में एक क्वेश्चन बन जाता है। हेनरी का नियम तनु विलयनों के लिए लागू होता है। अब एक चीज सबसे बड़ी बात, तनु और सांद्र ये होते क्या हैं? आप में से काफी सारे बच्चों को पता होगा, काफी सारे बच्चों को नहीं पता होगा। तो देखो, विलेय और विलायक में से मिलाकर के विलयन बनता है। तो जिस विलयन में विलायक की मात्रा ज्यादा होगी,
मतलब अगर हम लोग शक्कर और पानी का विलयन बना रहे हैं तो उसमें जो पानी है उसकी मात्रा ज़्यादा होगी, तो हमारा जो विलयन बनेगा वो तनु विलयन होगा, है ना। जैसे कि ज़्यादा पानी मतलब कि एक प्रकार से पतला विलयन, तो तनु का मतलब पतला आपकी भाषा में बोले तो, है ना। तो वहाँ पर द्रव ज़्यादा रहेगा, विलायक ज़्यादा रहेगा। और सांद्र का मतलब होता है जहाँ पर विलायक ज़्यादा हो और विलेय कम हो, है ना, वो गाढ़ा कह सकते हो आप लोग। तो ये होते हैं तनु और सांद्र विलयन। तो ये कह रहा है कि जो हेनरी का नियम है वो तनु विलयनों के लिए लागू होता है। दूसरा नियम यहां पर कहता है इसमें कि जो विलयन का दाब है निम्न तथा ताप जो है वो उच्च होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा तीसरा है गैस विलायक के साथ क्रिया ना करे, मतलब आप जो ये गैस इसमें मिला रहे हो, अगर ये गैस इस द्रव के साथ यानी विलायक के साथ अगर रिएक्शन कर लेगी तो यहां पर हेनरी का नियम इसमें लागू नहीं होगा। उम्मीद करता हूं कि आप लोग हेनरी का नियम अब नहीं भूलोगे, ठीक है। तो ये हमारा था पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट विलयन वाले चैप्टर्स का पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट नियम। इसके बाद देखिए दूसरा नियम आपको तैयार करना है राउल्ट का नियम, ठीक है। तो राउल्ट का नियम देखो छोटा सा है, क्या कहता है थोड़ा सा समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है सारे के सारे ये क्वेश्चन। तो किसी निश्चित ताप पर विलयन में उपस्थित किसी वाष्पशील अवयवी घटक का आंशिक वाष्प दाब उस अवयवी घटक के मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। ये होता है आपका क्या, राउल्ट का नियम, ठीक है। तो यहां से देखो राउल्ट के नियम में आपको इतना ही चीजें अच्छे तरीके से क्लियर करनी है। और इसके अलावा वाष्प दाब हम यहां पर मान लेते हैं कि भैया PS है और मोल प्रभाज अगर यक्स है तो विलायक का वाष्प दाब अगर P0 है, यहां पर ये विलयन का है, ठीक है ना। यस का मतलब सॉल्यूशन यहां पर समझ लेना, ठीक है। यस लिखा है तो मतलब समझ जाओ सॉल्यूशन के लिए है, विलयन के लिए है, और 0 लिखा है तो समझ जाओ ये विलायक के लिए है। तो इसका फॉर्मूला भी बनता है PS समानुपाती यहां पर x के, x मतलब मोल प्रभाज के, मोल प्रभाज की कह रहा है ना समानुपाती होता है। तो इस प्रकार से शॉर्ट में आप अगर चाहो तो इसको तैयार कर सकते हो, मतलब छोटा सा परिभाषा मैंने लिया ताकि अगर आपको लॉन्ग भी तैयार है तो आप अच्छे से कर लेना, बाकी शॉर्ट में है तो आप इतना ही कर लीजिएगा, काफी आपके लिए बेटर रहेगा। तो ये हो जाता है, एक बार पुनः से पढ़ लो, किसी ताप पर विलयन में उपस्थित किसी वाष्पशील अवयवी घटक का आंशिक वाष्प दाब उस अवयवी घटक के मोल प्रभाज के समानुपाती होता है, इसको बोलते हैं राउल्ट का नियम, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका यहां से आता है एक और, जो कि यहां पर देख लीजिए, थोड़ा सा मैं आपको पहले बता देता हूं, ये वाला नर्नेस्ट समीकरण, ठीक है। इसी में आपका पूछता है, ये भी एक प्रकार का नियम ही है ना। तो आप इसको देखो नर्नेस्ट समीकरण क्या होता है। तो देखो जब किसी धातु की छड़ को, जैसे मान लो आपके पास ये छड़ है, एग्जांपल के लिए मैं इसी को आपको मान के बता रहा हूं। तो कह रहा है कि जब किसी धातु की छड़ को उसके विलयन में डुबा कर रखा जाता है तो धातु की छड़ पर एक निश्चित विभव उत्पन्न हो जाता है। नर्नेस्ट ने इलेक्ट्रोड विभव पर धातु आयनों का सांद्रण एवं ताप का प्रभाव दर्शाने के लिए एक गणितीय व्यंजक दिया जिसे नर्नेस्ट समीकरण कहा गया। इतना ही है, ये वैज्ञानिक का नाम है और इन वैज्ञानिक ने ही इस नियम को या इस रूल को दिया था या इस व्यंजक को दिया था, ठीक है। तो यहाँ पर आपको इसको पूरा पूछेगा, 2 नंबर में क्वेश्चन आता है ना, 2 नंबर से लगभग कम में कभी नहीं आता। तो देखो यहाँ पर लिखना, माना हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के सापेक्ष इलेक्ट्रोड अभिक्रिया जो कि इस तरीके से रिएक्शन दर्शाएगी, है ना। और इसके बाद नर्नेस्ट समीकरण होता है E = E0 माइनस RT अपॉन NF log MS अपॉन MN प्लस, ठीक है। अगर आप लॉग का जो बेस है यानी आधार है अगर 10 कर देते हो तो यहाँ पर 10 के आधार लेने पर तो यहाँ पर इस प्रकार से ये बन जाएगा, इसकी जगह पर 2.303 आ जाएगा। लॉग 10 कर देंगे, यहाँ पर लॉग आपका 10 नहीं है तो इसलिए ऐसा है, और लॉग को 10 कर देंगे तो यहाँ पर ये 2.303 वाली वैल्यू आपकी ऐड हो जाएगी, बाकी सेम ऐसे ही रहेगा, ठीक है। बस इतना आपको इस नियम में तैयार करना है, मतलब नर्नेस्ट समीकरण में, ठीक है। उम्मीद करूंगा ये आप समझ गए होंगे। दूसरा नियम यहां से अगला आता है कोलराउस का नियम, ठीक है। इसको भी आपने तैयार किया होगा। चलिए क्या कहता है कोलराउस का नियम। तो इस नियम के अनुसार देखिएगा, याद कर लेना, अनंत तनुता पर किसी विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता विलयन में उपस्थित धनायनों तथा ऋणायनों की मोलर चालकता के योग के बराबर होती है या बराबर होता है। जैसे इस ब्रैकेट में अगर आप ध्यान से देखो तो यहां पर बताया गया, इस नियम से क्वेश्चन भी प्रूव करने के लिए बनते हैं कभी कभी, ठीक है। तो दोनों तरीके से आपको तैयार करना है। यहां पर इसका देखो क्या है, ये दिया गया है कैप M इनफाइनाइट, ऊपर क्या है अनंत यानी इनफाइनिटी का आपका ये चिन्ह बना हुआ है। तो कह रहा है ना यहाँ पर अनंत तनुता पर, ठीक है, इसीलिए यहां पर
मोलर चालकता मतलब जैसे NaCl है। अब इसमें आगे लिखा है लैम्डा इन्फिनिटी Na प्लस और लैम्डा इन्फिनिटी Mcl माइनस, एक पॉजिटिव है एक निगेटिव है ना। तो जैसे NaCl को आपको दो भागों में तोड़ना है तो एक पॉजिटिव और नेगेटिव में टूटेगा, और यही चीज यहाँ पर बताई भी गई कि अनंत तनुता पर किसी विद्युत अवघट्ट, NaCl का मतलब क्या होता है, ये कोई विद्युत अवघट्ट का विलयन है, और इस विलयन को हम अगर कोलराउस के नियम के रूप में ढालेंगे तो ये विलयन की मोलर जो चालकता है वो धनायनों और ऋणायनों की मोलर चालकता के योग के बराबर होती है। तो यहाँ पर धनायन और ऋणायन दोनों का योग कर दे तो यहाँ से आपका मिलेगा इस प्रकार से, ये अनंत तनुता पर ऐसे, ठीक है, NaCl। तो यही नियम आपका होता है कोलराउस का नियम। मैं उम्मीद करूंगा आप लोग समझ पा रहे होंगे, स्क्रीनशॉट कर लेना, अगर कोई दिक्कत है तो दोबारा से भी आप लोग समझ सकते हो। इसका अनुप्रयोग की बात करते हैं, काफी बार ऐसा पूछा गया है। तो देखो अनुप्रयोग क्या होता है इसको समझिए। किसी सांद्रता पर विद्युत अपघट्ट की मोलर चालकता तथा अनंत तनुता पर विद्युत अपघट्ट की मोलर चालकता के अनुपात को वियोजन की कोटि कहते हैं। वियोजन की कोटि कुछ इस फार्मूले से लिखी जाती है, इस प्रकार से, है ना। और यहाँ पर जो आपका कैप C अपॉन में M लगा है इसका, और यहाँ पर कैप इन्फिनिटी M है, तो इसको बोलते क्या है, तो कैप C को जो बोलते हैं ये सांद्रता के लिए है, C मतलब, और जो आपका इन्फिनिटी M है आपका अनंत तनुता पर विद्युत अपघट्ट की मोलर चालकता के लिए है। तो ये आपका दूसरा या तीसरा कह सकते हो ना, एक हमने अर्नेस्ट समीकरण को भी बताया है। तो ये हो जाएंगे, राउल्ट का नियम भी हम आपको बता चुके हैं, कोलराउस का नियम हो गया, हेनरी का नियम हो गया। इसके बाद अगला जो आपका नियम आता है, ये वैसे सिलेबस से थोड़ा सा रिमूव है ना, बट काफ़ी बार ऐसा हुआ है कि इससे टॉपिक बने हैं, ठीक है, तो इसलिए मैं आपको इसको थोड़ा सा आपको बता रहा हूँ। थोड़ा सा जल्दी से कर लेते हैं। क्या होता है हार्डी सुलझे का नियम, सिलेबस में यहाँ पर वैसे है नहीं, ठीक है, लेकिन कई बार मैंने देखा है कि पेपर में रिलेटेड आपके न्यूमेरिकल ही भले पूछेगा, बट पूछा है। तो देखो यहाँ से, इस नियम के अनुसार किसी आयन की स्कंदन शक्ति उसकी संयोजकता पर निर्भर करती है। जितनी अधिक संयोजकता होती है उतनी अधिक स्कंदन शक्ति होती है। धनात्मक साल के लिए प्रभावी आयन ऋणायन लिए जाते हैं, और ऋणात्मक साल के हेतु आपको धनायन आयन लेना होता है, ठीक है। इस तरीके से आपके हो जाते हैं, तो इसको कर लीजिएगा, आपको आगे भी काम आएगा। मान लो आप BSc वगैरह में पढ़ोगे तो आपको यहाँ पर काम देगा, ठीक है, कर लीजिएगा इसको। चलिए, इसके बाद आपका अगला नियम आता है प्रथम कोटि अभिक्रिया से। प्रथम कोटि की अभिक्रिया भाई बोर्ड एग्जाम में ना आए ऐसा हो नहीं सकता। केमिस्ट्री के पेपर में 200%, 400%, 500% जितना परसेंट कहोगे उतने परसेंट की गारंटी मैं लूंगा, बट ये क्वेश्चन आएगा, लेकिन कैसे आएगा वो थोड़ा समझना है। इसमें आपका प्रथम कोटि की अभिक्रिया की सिर्फ परिभाषा बस नहीं पूछता, यहां से आपके न्यूमेरिकल बनते हैं। इसके फॉर्मूले से जो आप प्रथम कोटि की अभिक्रिया पढ़ते हैं ना, आपका इसका वेग स्थिरांक का व्यंजक आपने पढ़ा होगा, K = 2.303 अपॉन T log आपका यहाँ पर A अपॉन A माइनस x, इस प्रकार से होता है ना ये फार्मूला। ये फार्मूले से भैया न्यूमेरिकल 100% आना फिक्स है। इसको फार्मूले को, वेग स्थिरांक को, व्यंजक को प्रूव करने के लिए भी बनता है क्वेश्चन, और साथ में इससे आपका न्यूमेरिकल भी बनता है। तो दो तरीके से प्रश्न आएंगे। इसी प्रकार से एक फार्मूला आपने अर्धायु काल के लिए पढ़ा होगा प्रथम कोटि की अभिक्रिया का, जो T आप हाफ इक्वल टू होता है पर 0.693/K। ये दो फार्मूले, एक ये वाला और एक ये वाला, दोनों सूत्रों को तैयार कर लेना। यहां से आना एकदम क्वेश्चन मतलब फिक्स है, समझ के चलो। तो चलिए, कहते क्या है भाई, प्रथम कोटि की अभिक्रिया क्या होती है, इसको एक बार देख लो। वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिक्रिया का वेग अभिकारक अणुओं की सांद्रता के गुणनफल के प्रथम घात के समानुपाती होता है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहलाती हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल यहां पर देखो, आपके पास एक रिएक्शन दी गई है, कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है छद्म अभिक्रिया क्या है। तो छद्म अभिक्रियाएं ऐसी अभिक्रियाएं होती हैं जो कि हमें दिखने में तो लगेंगी कि ये प्रथम कोटि की हैं, बट होती नहीं है। छद्म मतलब क्या होता है, छंद, यानी कि आप कह सकते हो कि आपको आंखों को धोखा दे दे। तो जैसे यहां पर है C12H22O11 प्लस H2O गिव्स C2 करके यहाँ पर प्लस, और ये आपका ग्लूकोज और फ्रक्टोज में आपका बट जा रहा है। तो ऐसे रिएक्शन में आप देखोगे तो केवल आपका C12H22O11 इसके ही सांद्रता में परिवर्तन हो रहा है। तो जब किसी एक अणु की सांद्रता में परिवर्तन होता है एक में, तो वहां पर प्रथम कोटि होगी, है ना। और अगर दोनों में होगा तो द्वितीय कोटि, अगर दो में से किसी में नहीं हो रहा तो फिर वहां पर शून्य कोटि। इस प्रकार से इसको समझना है, और यही चीज परिभाषा में भी बताई गई है कि वही अभिक्रिया जिनमें अभिक्रिया का वेग अभिकारक अणुओं की सांद्रता के गुणनफल के प्रथम घात के समानुपाती होता है, उसे प्रथम कोटि अभिक्रिया कहा जाता है। इसको कर लीजिएगा। इसके बाद कुछ परिभाषाएं हैं, जैसे परिभाषाओं को भी देख लो आप लोग, है ना। मैंने बताया था ना शुरू में कि परिभाषाएं भी कुछ रहेंगी, जैसे मोल अंश की परिभाषा, मोल प्रभाज की परिभाषा, मोल अंश या मोल प्रभाज यही है, मोलरता हो गया, मोललता हो गया, इस प्रकार की परिभाषाएं भी पूछी जाती हैं। तो देखो मोल अंश क्या होता है,
किसी बिलियन में यानी बिलियन में उपस्थित किसी एक घटक या अवयव के मोलों की संख्या तथा विलेय एवं विलायक के कुल मोलों की संख्या के अनुपात को उस अवयव का मोल अंश कहते हैं। इसे x से व्यक्त किया जाता है। जैसे माना एक विलियन में विलेय के Na मोल तथा विलायक के Nb मोल उपस्थित हैं, तब विलेय के मोल XA बराबर XA अपॉन, यहाँ पर अब ये चीज मैंने बता रखा है आपको न्यूमेरिकल कॉपी लिखने पर जब मैंने बताया था, किसी एक घटक का ज्ञात करना है तो अगर आपको विलेय का निकालना है, विलेय मान लेते हैं कि ए है, तो पहले जिसका निकालना है उसको ऊपर रखो, ये देख लो, और नीचे दोनों को जोड़ के लिख देना है। ठीक है, विलेय और विलायक के दोनों को। जैसे विलायक का निकालना है, विलायक हमारे पास यहाँ पर बी है तो Nb ऊपर कर देंगे, नीचे दोनों को वही आपको जोड़ के लिख देना है। इस प्रकार से ये होता है मोल अंश या मोल प्रभाग। अब द्रव्यमान प्रतिशत इसी में आता है। द्रव्यमान प्रतिशत किसे कहते हैं, तो देखो किसी बिलियन में किसी अवयव का द्रव्यमान प्रतिशत बिलियन के प्रति 100 ग्राम में उपस्थित उस अवयव का द्रव्यमान होता है। यदि बिलियन में अवयव ए का द्रव्यमान WA तथा बी का द्रव्यमान WB है, तो आपको ए का अगर द्रव्यमान प्रतिशत निकालना है तो WA बटे WA प्लस WB और इसमें 100 का गुणा करा देंगे, क्योंकि ये प्रतिशत में चेंज करने के लिए है। और आपको अगर बी का निकालना है तो बी वाले को ऊपर कर दो, नीचे दोनों को जोड़ करके 100 से आपको गुणा करा देना, ये आपका प्रतिशत हो जाता है। ऐसे इनको कर लेना है। इसके बाद आपको यहाँ पर करना है भैया मोलरता की परिभाषा। तो 1 लीटर बिलियन में घुले विलेय के मोलों की संख्या को बिलियन की मोलरता कहते हैं। इसका फॉर्मूला तैयार कर लेना, क्योंकि यहां से आपके न्यूमेरिकल बनेंगे। तो विलेय के मोल बटे विलियन का आयतन लीटर में लिया जाता है मोलरता में। अब बात करें, अगर हम यहीं पर बात कर लेते हैं भैया मोलरता की, ठीक है, मोलरता की, तो किसी बिलियन के 1 kg, ये केजी में रहेगा, ऊपर वाला मोलरता आपने देखा लीटर में था, ये केजी में है। तो 1 kg विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या विलियन की मोलरता कहलाती है। इसे स्मॉल m से व्यक्त किया जाता है। तो ये रहा मोलरता का आपका फार्मूला, विलेय के मोल बटे विलायक का भार केजी में, क्योंकि ये 1 kg में है, ऊपर वाला लीटर में लिया था। तो दोनों में डिफरेंस अच्छे से समझ लेना। ग्राम अणुक उन्नयन स्थिरांक किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा यहां पर थोड़ा सा आप लोग देख लीजिए। किसी बिलियन के 100 ग्रामों में किसी अवाष्पशील विलेय या वैद्युत अनवघट्ट के 1 ग्राम अणु घोलने पर उसके क्वथनांक में जो उन्नयन होता है, यानी कि जो आपका वृद्धि होती है, वह विलायक का ग्राम अणुक उन्नयन स्थिरांक उसी को कहा जाता है। ठीक है, इस प्रकार से ये आपके टोटल यहाँ से नियम वाले जो क्वेश्चन थे वो आपके इस वीडियो से कंप्लीट हो जाते हैं। एक वीडियो बहुत ही जल्द आपका आने वाला है, क्या होता है जब और कैसे प्राप्त करेंगे वाले टॉपिक पर। तो चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब आप लोग जरूर कर लेना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।